बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 21 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 21 का नाम है थेरेपी टर्मिनेशन पार्ट 2। जैसा कि लेसन नंबर 20 जो था वो भी थेरेपी टर्मिनेशन पार्ट 1 के नाम से था। उसमें क्या होता था कि जो थेरेपी टर्मिनेशन जो होती थी वो साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स खुद से करता था, जबकि थेरेपी टर्मिनेशन पार्ट 2 जो कि लेसन नंबर 21 में है, इसमें अब जो क्लाइंट है वो खुद से टर्मिनेशन किस तरह से कर सकता है थेरेपी को लेकर आपको लेसन नंबर 21 में बताया गया है। और इसमें इंटरमीडिएट टू एडवांस नॉलेज है थेरेपी टर्मिनेशन को लेकर। तो लेसन को फुली कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ आप स्टूडेंट्स सुनिएगा। लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स से या व्यूवर्स से या जो भी ये वीडियो वॉच कर रहा है, तो प्लीज़ इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, तो मैं आपका थैंक्स भी करता हूँ इस हवाले से। लेकिन जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स है यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के स्टार्ट में आपको ना टर्मिनेटिंग थेरेपी ड्यू टू क्लाइंट प्रोग्रेस, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट खुद से भी जो है वो टर्मिनेट कर सकता है, या फिर एक साइकोलॉजिस्ट की जो ड्यूटी होती है ना, वो खुद से उस ड्यूटी को ख़त्म भी कर सकता है। मतलब ये कि मेरा काम था सिर्फ एंग्जाइटी ख़त्म करना क्लाइंट की, लेकिन एंग्जाइटी के बाद कुछ और सिम्टम्स भी थे जो कंपल्शन थॉट्स के थे या फिर ऑब्सेसिव के सिम्टम्स थे। अब उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैं फिर खुद से थेरेपी को टर्मिनेट कर दूंगा, कहूँगा क्लाइंट्स को कि आप कहीं और से कर लें, ये जो आपका मसला है ना रिजॉल्व किसी और थेरेपिस्ट से कर ले, या फिर मैं खुद थेरेपिस्ट का रिकमेंड भी कर दूंगा कि आप इस वाले थेरेपिस्ट के पास चले जाएं, वो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। या फिर जो क्लाइंट है वो खुद से कहेगा कि मेरी जो है ना आप कंपल्शन थॉट्स या एंग्जाइटी मेरी थी वो रिजॉल्व होगी हुई है, अब मैं मज़ीद थेरेपी नहीं चाहता। तो इस तरह से भी टर्मिनेशन हो जाती है थेरेपी की। ओके, ओवरऑल इसमें क्या कुछ बताया गया मैं पढ़ के आप स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। इसमें आपको बताया गया है कि थेरेपी का एम होता है कि क्लाइंट के लिए क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स सेट किए जाएं। जब क्लाइंट अपने गोल्स अचीव कर लेता है तो उस केस में ना थेरेपी को टर्मिनेट करना या किसी न्यू थेरेपिस्ट के पास ट्रांजिशंस करना अप्रोप्रिएट हो सकता है, मतलब मुनासिब हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर एक थेरेपिस्ट एक न्यू पेरेंट को पोस्टमार्टम डिप्रेशन के लिए काउंसल कर रहे हैं, तो जब डिप्रेशन के लिए सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं, मतलब रीमिशंस हो जाए, तो क्लाइंट और थेरेपिस्ट मिलकर ना थेरेपी को टर्मिनेट कर सकते हैं। क्लाइंट या तो थेरेपी को बिल्कुल बंद कर सकता है या किसी ऐसे थेरेपिस्ट को या ऐसे थेरेपिस्ट के पास ट्रांजिशन से कर सकता है जो इसके दूसरे इश्यूज़ में एक्सपर्टाइज रखता है। इस ट्रांजिशन को आसान बनाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं? नंबर 1 पे क्लाइंट की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करना और ये डिस्कस करना कि वो अपनी ग्रोथ को कैसे कंटिन्यू करेगा। नंबर 2 पे थेरेपी के प्रोसेस पर बात करना कि किस चीज़ ने थेरेपी में अच्छा काम किया है और किस चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। नंबर 3 पे एंडिंग रिलेशनशिप पर किसी भी ग्रीफ या एंग्जाइटी को डिस्कस करना। नंबर 4 पे पर्सनल ग्रोथ को एक ऑनगोइंग प्रोसेस समझना और क्लाइंट को गाइडलाइंस देना कि कब थेरेपी दोबारा लेना अप्रोप्रिएट हो सकता है। ओके, तो नंबर 5 पे डोर ओपन रखना भी ना एक पावरफुल तरीका है जिसमें क्लाइंट्स को ना अपनी डिसीजंस में सिक्योरिटी फील होती है। नंबर 6 पे जब क्लाइंट को ये पता होता है कि वो दोबारा थेरेपी ले सकता है, तो इन्हें ना ट्रीटमेंट ख़त्म करने में जो डिस्कम्फर्ट होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। टर्मिनेटिंग थेरेपी विद एन अनहैप्पी क्लाइंट। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे अनहैप्पी भी होते हैं जो खुद से जो है वो थेरेपी को टर्मिनेट भी कर लेते हैं। ओके, तो कभी कभी ना क्लाइंट अनहैप्पी हो सकते हैं थेरेपी से, जैसे कि अगर नंबर 1 पे के क्लाइंट थेरेपिस्ट की ना सर्विस से खुश नहीं होता। नंबर 2 पे क्लाइंट की फ़िलोसफी को क्लाइंट जो है वो थेरेपिस्ट की फ़िलोसफी को नहीं मानता। नंबर 3 पे क्लाइंट थेरेपिस्ट पर कोई गलत काम का इल्ज़ाम लगाता है, ओके, रॉन्ग डूइंग का। ओके,
तो लास्ट में ये है कि नंबर 4 पे कि ऐसे में ना अगर क्लाइंट थेरेपी को टर्मिनेट करता है तो थेरेपिस्ट को ना असेस करना होता है कि रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना मुमकिन है या नहीं। और नंबर 5 पे जो पॉइंट है वो ये बताता है कि अगर थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच सीरियस डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो थेरेपी को ना टर्मिनेट करना ज़रूरी होता है। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो इस सिचुएशंस में ना मददगार हो सकती हैं। पहला है डिफेंसिवनेस से बचना। इसमें ये होता है कि क्लाइंट को ना सपोर्ट देना, आप अपने आप को डिफेंड करना नहीं होता, बल्कि ना क्लाइंट का रोल कस्टमर का होता है। और थेरेपी का मेन गोल इनके लिए मदद करना होता है। और आप अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते, इस ये भी सिचुएशंस होती है थेरेपिस्ट के लिए। ओके, कि आप अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करें, ये चीज़ नहीं होती। ओके, ये आप नहीं रखेंगे एज अ थेरेपिस्ट जब आप ट्रांजिशन से खड़े होंगे या थेरेपी को टर्मिनेट करे होंगे तो आपका ईगो का सवाल आ जाए, आप अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने लग जाए, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिफेंसिवनेस से जो है ना ये चीज़ें एक्चुअल में ना, जब मैं ICR में जहाँ पे मैं थेरेपिस्ट था, तो वहाँ पे ना एक जो उस अदारे की ICR अदारे की जो रिहेबिलिटेशन अदारे की जो ओनर थी वो फ़ीमेल थी। तो फीमेल में ज़रा एरोगेंट और ईगो ज़रा ज़्यादा होता है। तो मैंने इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी को लेकर एक्सप्लेन कर रहा था, तो काफ़ी मैंने जो था वो मैंने बताया कि सोशल लर्निंग जो है वो औरतों में ज़्यादा है। तो और साथ में मैंने बताया कि ये चीज़ें होनी चाहिए, औरतें इन चीज़ों को अगर फॉलो अप करेगी तो देन जो है ना वो माशरा अच्छा बन सकता है। अगर ये जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहा है कि मैंने कि अगर एक फ़ीमेल इस्लाम पे चलते अगर इस्लामिक साइकोलॉजी को फॉलो करे ना तो एक बहुत ज़्यादा अच्छा माशरा बन सकता है। और वहीं पे अगर बात कर लें फिर दूसरे एरियाज़ की तो देन फिर माशरा बिगड़ेगा ही। तो देन मैं उनको ना ये चीज़ें ना एक्सप्लेन कर रहा था, और बीच में पेशेंट्स भी थे। तो क्या हुआ कि उस ग्रुप सेशंस के दौरान उन्होंने कहा कि आपने हमारा टाइम वेस्ट किया। मैंने कहा अच्छा, अगर आपका टाइम मैंने वेस्ट किया तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको अजर दे आखिरत में, जन्नत की सूरत में ही अल्लाह ताला आपको अच्छा अजर दे किसी भी फॉर्म में। मैं ये दुआ करता हूँ कि अगर मैंने आपका टाइम वेस्ट किया, कहती हमारा नहीं बल्कि सारों का टाइम वेस्ट किया। तो मैं खामोश हो गया था। तो क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है कि जो इंसान होता है ना, जिसका अपना अदारा होता है, उसके अपना जो है वो प्रोटोकॉल चलता है। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी जो है स्टूडेंट्स होते हैं, वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी मिस यूज़ नहीं किया अपनी उस कदर को कि मैं किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस लगाऊं व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन यह है कि वो स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शंस के लिए, उनकी प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए काफ़ी जो है ना वो रूल्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में। खैर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो मैं ना उनको बताने ही लगा था, एक्सप्लेन करने ही लगा था। और वो क्या कह रही थी आगे से, इस्लाम तो ये क्या आपने जन्नत दोज़ों का जिक्र किया, इस्लाम बस यही है। हैं जी, ये जो साइकोलॉजी की जो फील्ड है ये तो साइंस की फील्ड है, साइंस की। तो मैंने कहा मैम, मैं अभी बोलने ही लगा था मैम के सामने। कहती मेरे सामने डिफेंसिव मूड में बात ना करो, मेरे सामने डिफेंसिव मूड में बात ना करो। और ऊंची आवाज़ में बोली। और इस्लाम में आता है कि जहाँ पे मर्द की आवाज़ धीमी हो और औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से कई ज़्यादा ऊंची हो जाए, ठीक है, तो वो फिर माशरा जल्दी बर्बाद होता है। खैर, तो ये वाक़या आप देख लें कि जहाँ पे जिन घरों में जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस घर में औरत की आवाज़ घर से बाहर जाए तो वहाँ पे फ़रिश्ते लानत भेज रहे होते हैं। अब ये हदीस पता नहीं जो ज़ईफ़ है या फिर किस टाइप की है, तो मैंने जो है ये हदीस सुनी है एज़ आ इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट, मैंने मुताला भी किया है। तो ये जो चीज़ होती है ना वो काफ़ी इनअप्रोप्रिएट होती है। तो मैं अपना ईगो नहीं डिफेंड किया। मैंने ईगो डिफेंड करना होता तो मैं फ़ौरन जो है वो काफ़ी हवाले या गुस्से में आकर मैं काफ़ी कुछ कर सकता था। खैर, मैं शराफत में रहा और शराफत में रहकर मैंने कहा कि मैम आज मेरा आखिरी दिन है, मैंने ज़्यादा जो है वो बखेड़ा नहीं करना था। और मैम कहती कि मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ। मैंने कहा देखिए मैम, एक्सक्यूज़ आपकी तरफ से नहीं, जिनकी मिस्टेक थी ओवरऑल उन्होंने तो मुझे कह दिया इस हवाले से। तो मुझे इस्लाम प्यारा है। जिस औरत ने ये कह दिया कि ये क्या इस्लाम है, सिर्फ जन्नत दोज़ख है, ये तो साइंस की फील्ड है।
और इसमें बस साइंस का नॉलेज है, ठीक है ना, तो लिहाजा इस पर फोकस करो। तो देन फिर मेरा जो था वो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी कि एक इस्लाम को इस तरह से नीचा या गिरा हुआ समझना कि ये साइंस की फील्ड नहीं है। इस्लाम में 1000 से ज़्यादा आयात हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। ओके, और यहाँ तक कि जो एक सीरन ये इंटरनेट की ईजाद कहाँ पे हुई है? सीरन में हुई है। तो सीरन के अंदर एक बाकायदा कुरान का नुस्खा रखा गया है ताकि एक लेबॉर्ट्री बनाई गई है सीरन के अंदर। वो कुरान पे जो भी आयातें हैं ना, कुरान में जो भी आयातें हैं, वो लेबॉर्ट्री उन आयातों पे रिसर्च कर रही है। ओके, और यहाँ तक कि जो एक आयात है कि हमने हर शय को पानी से पैदा किया, ये जो आप इंसान है ना, ये भी इंसान एक पानी या नुतफ़े से पैदा हुआ है। तो साइंस उस पर भी रिसर्च करी है और साइंस मानती है कि जितनी भी गैलेक्सी हैं, जितना भी ये कायनात है, कहकशां है, जितनी भी कायनात है, कहकशां है, ये जो है वो बनी है उससे पानी से। ओवरऑल मैं अब लेसन की तरफ दोबारा आता हूँ, और ये डिफेंसिवनेस को लेकर ना जो था मेरा वो एक फ्लैशबैक याद आ गया अपने पास्ट का। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करूँ इस हवाले से। तो मैंने अपने ईगो को डिफेंस नहीं किया। तो समटाइम जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी ईगो को डिफेंस कर रही होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि सोशल स्किल्स या सोशल लर्निंग, स्पेशली सोशल लर्निंग में जो है वो डिफेंसिवनेस जो है वो काफ़ी आ चुकी हुई है। तो क्लाइंट को सपोर्ट देना अपने आप को डिफेंड करना नहीं है। क्लाइंट का रोल कस्टमर का होता है, और थेरेपी का मेन गोल इनकी ना मदद देना होता है। थेरेपी का मेन गोल ये होता है एज अ थेरेपिस्ट, जब आप दे रहे होंगे थेरेपी क्लाइंट को, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करना नहीं होता थेरेपी के दौरान। ओके, समटाइम आपको जो है वो क्लाइंट कुछ ऐसे भी होते हैं उल्टी फिरकी वाले कि वो गालियाँ वगैरह दे रहे होते हैं, तो आप अपना ईगो ले आए बीच में कि इसने मुझे ऐसा कहा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो ये कि क्लाइंट का फीडबैक सुनना। मतलब ये कि ये जो क्लाइंट का फीडबैक होगा ना, आपको बेहतर थेरेपिस्ट बनाने में ना मदद कर सकता है। और नंबर 2 पे मैंने बता दिया। और नंबर 3 पे जो पॉइंट है वो है एक्सप्लेन वाई थेरेपी मस्ट एंड विद हाउट अक्यूजेशंस और ब्लेम। मतलब ये कि थेरेपी को ना एंड करने का रीज़न से क्लियर तरीके से ना समझाना बिना इल्ज़ाम लगाए। और नंबर 4 पे अगर क्लाइंट आप पर इल्ज़ाम लगाता है तो इस इंसिडेंट के बारे में ना अच्छी तरह से नोट्स बनाना और टर्मिनेशंस को एक लेटर में मेमोराइज करना ज़रूरी हो सकता है। ओके, तो मज़ीद जो पॉइंट है वो ये कि थेरेपी को ना टर्मिनेट करना एक इम्पोर्टेंट फेज़ है। और ये जो पॉइंट है टर्मिनेशंस को लेकर, कि टर्मिनेशंस को प्रॉपर्ली हैंडल करना भी शामिल होता है। जो भी आप टर्मिनेशंस कर रहे हैं उसको हैंडल कौन करेगा, किस तरह से हैंडल करेगा, तो ये भी शामिल होता है। और थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में ना डिस्कशंस एडवांस में हो, ताकि ना टर्मिनेशंस को थॉटफुल और सेंसिटिव तरीके से ना हैंडल किया जा सके। और ये जो पॉइंट्स को ना ध्यान में रखते हुए ना थेरेपी टर्मिनेशन का प्रोसेस स्मूथ और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। आगे है टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी व्हेन द थेरेपिस्ट इज़ नॉट अ गुड फिट। ओके, तो इसमें ना आपको बताया गया है कि कभी कभी ना थेरेपिस्ट क्लाइंट के लिए ना सही नहीं होता, ख़ास तौर पर अगर इनके प्रॉब्लम्स के मुताबिक थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर क्लाइंट्स की नीड्स टाइम के साथ ना चेंज होती है तो थेरेपिस्ट भी उस केस में ना उतना सूटेबल नहीं रहता। मिसाल के तौर पर अगर एक क्लाइंट ने इनिशियली ईटिंग डिसऑर्डर के लिए स्पेशलिस्ट से मदद ली है, तो जब इसकी ईटिंग डिसऑर्डर ठीक हो जाती है क्लाइंट की, तो इसको ना किसी और थेरेपिस्ट की ज़रूरत हो सकती है। और अब क्लाइंट के ना न्यू चैलेंजेस जैसे कि एंजाइटी, वर्क प्लेस इशूज़ या पेरेंटिंग हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशंस में ना थेरेपी को डिटरमाइन करते वक्त कुछ स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 पे जो स्टेप है वो ये कि क्लाइंट को ना समझाना कि आपका काम इनकी ना एक्सीलेंट केयर देना है। आपका काम है इनको ना यहाँ क्लाइंट को एक्सीलेंट देना है, और आपको लगता है कि आप इनकी नीड्स को अब पूरा नहीं कर सकते। और नंबर 2 पे कि इन्हें ना एक रेफरल देना जिसमें ना एक और थेरेपिस्ट जो इनके लिए ना बेहतर फिट हो, और इसके और उनके पास भेजना।
और नंबर 3 पे क्लाइंट को अपने जज्बात प्रोसेस करने का वक़्त देना। और नंबर 4 पे है कि कुछ क्लाइंट्स को ना रिजेक्शंस फ़ील हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर इन्हें फ़ील किया जाए, अगर इन्होंने फ़ील किया हो कि थेरेपी अच्छी चल रही है, ओके, तो इस सूरत में जो है वो इनको ना रिजेक्शंस फ़ील हो सकती है। नंबर 5 पे थेरेपी टर्मिनेट करना उस वक़्त भी हो सकता है जब कोई ऐसी सिचुएशंस हो जाए जो थेरेपिस्ट की जजमेंट या ऑब्जेक्टिविटी को नेगेटिवली अफेक्ट करे। ओके, नंबर 6 पे मिसाल के तौर पर जब थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच कोई इनअप्रोप्रिएट सेकेंडरी रिलेशनशिप बन जाए। नंबर 6 पे थेरेपिस्ट सॉरी, मिसाल के तौर पर मैंने ये बता दिया फॉर एग्जांपल्स। अब इससे नीचे आता हूँ तो इसमें आपको इस वाले पॉइंट्स में बताया गया है कि थेरेपिस्ट की ना पर्सनल बिलीफ्स, वैल्यूज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी ना इनकी अवेलेबिलिटी को लिमिट कर सकती है कि वो कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। और लास्ट वाले पॉइंट में थेरेपिस्ट को ना अपने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अवेयरनेस रखनी चाहिए जो इन्हें, यानी साइकोलॉजिस्ट को अपनी प्रैक्टिसेस को अकॉर्डिंगली लिमिटेड भी करना चाहिए। आगे जो है वो therapy terminations when a client repeatedly no shows। इसमें आपको बताया गया है कि थेरेपिस्ट को ना प्रैक्टिकल और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स का ध्यान रखना चाहिए या ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई क्लाइंट बार बार सेशंस मिस करता है या कोई और प्रैक्टिकल कंसर्न्स होता है तो थेरेपिस्ट का टाइम वेस्ट होता है जो वो दूसरे क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर सकता है। और ऐसे में ना थेरेपिस्ट को थेरेपी टर्मिनेट करनी पड़ सकती है अगर क्लाइंट नंबर 1 पे ऐसे में क्या होगा कि मेक्स अनरीज़नेबल डिमांड्स हो, मतलब ये कि अनरीज़नेबल डिमांड्स करे अगर क्लाइंट्स। नंबर 2 पे जिसकी इंश्योरेंस से थेरेपी पे नहीं जिसकी इंश्योरेंस है थेरेपी पे नहीं करी हो। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिन्होंने इंश्योरेंस कराई होती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है ना, वो थेरेपी के जो चार्जेस है वो साइकोलॉजिस्ट को या थेरेपिस्ट को पे नहीं करी होती है, तो फिर क्या है कि टर्मिनेशंस हो जाती है थेरेपी की। नंबर 3 पे या फिर कोई और लॉजिस्टिकल कंसर्न्स हो। ओके, अगर क्लाइंट थेरेपी सेशंस में नहीं आता तो थेरेपिस्ट को ना टर्मिनेशंस नोटिस भेजना चाहिए क्लाइंट को। ओके, और मज़ीद ये कि ये नोटिस क्लाइंट की ना प्रेफर्ड कम्युनिकेशंस मेथड जैसे कि कॉल्स या ईमेल्स के थ्रू के भेजना चाहिए। और आइडियली कई कम्युनिकेशन चैनल्स का इस्तेमाल करते हुए भेजना चाहिए। और मज़ीद ये कि थेरेपिस्ट को ना ये भी देखना चाहिए कि अगर कोई और प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं तो इसको ना क्लाइंट को नॉन स्टिग्मेटाइज और ऑब्जेक्टिव तरीके से बताना चाहिए। और एथिकल इश्यूज से तब अराइज होते हैं अगर थेरेपिस्ट क्लाइंट के फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ या डिपेंडेंसी का फ़ायदा उठाकर अननेसेसरी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। और ये लास्ट वाले पॉइंट में आपको बताया गया कि अगर क्लाइंट किसी भी वजह से थेरेपी कंटिन्यू थेरेपिस्ट कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो मतलब कि अगर क्लाइंट किसी भी वजह से थेरेपी कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो थेरेपिस्ट को ना इनके डिसीजंस का इज्जत करना चाहिए। ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट्स हमें बताते हैं कि थेरेपिस्ट ना अपने डिसीजंस को एथिकली और प्रोफेशनली या प्रोफेशनली, ठीक है, एक प्रोफेशनली भी होता है, एक प्रोफेशनली भी होता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट है अपने डिसीजंस को एथिकली और प्रोफेशनली मैनेज कर सकता है और क्लाइंट्स के लिए ना एक सिक्योर और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट से क्रिएट कर सकता है अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं। तो ये एग्जाम पढ़ी वैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और इनको आप ये मैं इनको हाईलाइट कर लेता हूँ इस वाले पॉइंट्स को। ये जस्ट छोटे छोटे पॉइंट्स को ना आप अच्छे से याद रख सकते हैं। बाकी ये जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं ना, ये एग्जाम पॉइंट व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ना एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। और लेकिन ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि थेरेपी जो है वो किस सूरतों में जो है वो टर्मिनेट हो सकती है क्लाइंट के साथ, या किन ज़रूरतों को लेकर जो है वो थेरेपी टर्मिनेट हो सकती है, वो बताएं। तो इसमें जो है वो इंश्योरेंस कंपनी अगर इंश्योरेंस पे ना करे क्लाइंट की,
या रीज़नेबल डिमांड्स अगर क्लाइंट बना लें या आप बना लें, तो देन उन सूरतों में थेरेपी जो है टर्मिनेट हो जाएगी, थेरेपी को कंटिन्यू करना मुनासिब नहीं रहेगा। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इन 2 3 4 इनको मेमोराइज़ कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। फर्दर ये है कि ये जो पॉइंट है, नो शोज़ और पोजेस, ठीक है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर इस वाले पॉइंट की बात की जाए, टर्मिनेशन ऑफ अ थेरेपी व्हेन द थेरेपिस्ट इज़ नॉट अ गुड फिट, तो इसमें ये जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट है ना, ये भी 2 3 आप पॉइंट या 4 पॉइंट मेमोराइज़ कर लेना। बाकी बीच में ना कुछ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर में, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक तो ये बात होगी है। अगर ऊपर आया जाए तो इसमें ना टर्मिनेटिंग ए थेरेपी विद एन अनहैप्पी क्लाइंट, इसमें ये जो है पॉइंट रिलेशनशिप व्हेन अ क्लाइंट्स जो है वो टर्मिनेट कर सकता है किस सूरतों में, जब क्लाइंट जो वो अनहैप्पी है या उस थेरेपी से, या फिर अच्छा ये जो है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि क्लाइंट जो है वो किन सूरतों में जो है वो टर्मिनेट कर सकता है थेरेपी को। तो वो सूरत हाल या सिचुएशंस जो है वो बताएं, या तो कोई से 3 पॉइंट्स बताएं। तो ये 2 3 आप मेमोराइज़ कर लेना, अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना, ठीक है। और इसी तरह जो है वो कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि क्लाइंट जो है वो आपकी थेरेपी को ख़त्म ना करे, तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, वो ये वाली 2 3 स्ट्रेटजीज़ आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना, याद रख लेना, ताकि आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकें। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लाइंट अपनी थेरेपी ख़त्म ना करें, तो उस थेरेपी को ख़त्म ना करवाने वाली कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो नीचे स्ट्रेटजीज़ थी, द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ में हेल्प, इसमें अवॉइड डिफेंसिवनेस है, मतलब कि जो थेरेपिस्ट है बस जी हुजूरी का काम करे, उस सूरत में अपनी ईगो को डिफेंस ना करे। ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिर काउंट करेगा साइकोलॉजिस्ट कि थेरेपी का जो सेशंस है वो ख़त्म ना हो। ओके, तो आगे है टर्मिनेटिंग थेरेपी ड्यू टू क्लाइंट प्रोग्रेस। इसकी बात की जाए तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि इसमें ना ये जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट है, इनको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट है ना, यही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेके ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो पॉइंट्स हैं ना टोटल, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 3 या जितना आप अच्छे से याद रख सकते हैं, इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेसन नंबर 22 में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।